हेलो प्यारे बच्चों। आज काफ़ी दिनों के बाद आज मेरी भी इच्छा हुई कि मैं YouTube पे कुछ वीडियो मैं बनाऊं। तो आज मैं आपके लिए वेक्टर का 15 कंसेप्ट मैं लेकर के आया। अगर ये आप 15 कंसेप्ट अगर आप सीख गए तो आपका प्रॉब्लम बनाने का जो टाइम टेकिंग होगा, वो अगर आप प्रॉब्लम 4-5 मिनट में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 30 सेकेंड के अंदर सारे के सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इस कंसेप्ट से रिलेटेड होगा। तो हमने हर कंसेप्ट के बाद एक एक क्वेश्चन ऐड किया है, यानी हर जितने भी कंसेप्ट है हर कंसेप्ट के बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। थोड़ी देर मैं आपको अपने बारे में मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे गुवाहाटी में मैं रहता हूँ, मेरा नाम नित्यानंद कुमार है। एट प्रेजेंट मैं एफिनिटी में ऑफलाइन क्लासेस में लेता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस 15 कंसेप्ट के बारे में। अगर आप ये सीख गए तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए बच्चों लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वेक्टर का क्या कंसेप्ट है जो मैं बताता हूं। ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं, आपको सारा आइडिया है, लेकिन जस्ट मैं आपको मेमोराइज करवाना चाहता हूं। ये 15 रिजल्ट आप एक बार समझ लो और सारे कंसेप्ट को आप याद कर लो, उसको मेमोराइज कर लो। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, टाइम टेकिंग सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो आप प्रॉब्लम 4 मिनट में सॉल्व करते हैं यहाँ पे 30 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। कैसे, आप देखिए। आपके पास दो वेक्टर है, एक है P और एक है Q, और ये इसका रिजल्टेंट है, ये वेक्टर P प्लस वेक्टर ये Q। तो आपको पता है कि ये रिजल्टेंट होता है, ये पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर है। इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल आप थीटा ले लो, याद कर लो कि ये थीटा किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में कैसे एंगल निकाला जाता है ये आपको अच्छे से पता हो। हम दोनों के टेल को पास में लाते हैं, जो स्मॉलर एंगल होता है दैट इज टेकन एज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ये हमेशा 0 और 180 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 180 के बीच में। अब देखिए आप इस फिगर से, अच्छा ऐड कैसे करते हैं, एक वेक्टर को यहां पे लाते हैं, फिर इसके टेल के हेड के पास सेकेंड वाले के टेल को लाते हैं, और फिर फर्स्ट वाला का टेल लास्ट वाले के हेड को मिला देते हैं, तो दैट विल बी द रिजल्टेंट। अच्छा, एक बात आप, अगर ये एंगल अल्फा अगर है, अल्फा किसके बीच में एंगल है ये भी याद करो, अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर R, वेयर R इज द रिजल्टेंट। अब बच्चे आपको पता होगा कि tan अल्फा का वैल्यू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे Q होता है, इसको दो कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक करते हैं, एक Q sin थीटा, एक Q cos थीटा, और फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। tan अल्फा को हम बड़े ही आसानी से क्या लिख देते हैं, Q sin थीटा अपॉन ये P प्लस Q cos थीटा, ऐसा ही लिखते हैं। अब देखिए आप यहां पे जरा सा सीखो, इस ट्राइंगल को देखने से आज जो मैं कंसेप्ट में आपको बताने वाला हूं वो क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए आप। ये देखो, इस वेक्टर का Q, P और रिजल्टेंट तीनों का टेल एक ही पॉइंट पे है। तो इस ट्राइंगल को देखने से, इस पैरेललोग्राम को देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि द लाइन ऑफ रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन द लाइन ऑफ टू वेक्टर्स। पहला कंसेप्ट आप याद कर लो कि अगर एक वेक्टर P है और दूसरा Q है और दोनों का टेल एक पॉइंट पे है तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में लाई करेगा। चलिए दूसरा कंसेप्ट क्या है, देखो अगर हम यहां पे P को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली अल्फा का वैल्यू यहां पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है क्या कि अगर हम P को थोड़ा इंक्रीज करें, यानी P को थोड़ा हम स्ट्रॉन्गर अगर बनाए, तो the line of resultant will be inclined towards the vector P. It means कि the line of resultant is always inclined towards the stronger vector. जो रिजल्टेंट का लाइन होगा वो हमेशा किधर ज्यादा इंक्लाइंड होता है, स्ट्रॉन्गर वेक्टर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है। ये कंसेप्ट आप याद कर लो। अब देखो ये दोनों कंसेप्ट को मैंने यहां पे लिख रखा है, देखिए the line of resultant always lies between the line of two vectors। कौन सा दो वेक्टर, जिसका R रिजल्टेंट है, यानी R हमेशा
दोनों वेक्टर के बीच में लाई करेगा। ये कंसेप्ट को आप याद कर लो। प्रोवाइडेड, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दो आप, क्या ऐड करोगे, प्रोवाइडेड ईच वेक्टर मींस P Q और इस दोनों का रिजल्टेंट यानी R will be at each vector will have tail at same point, यानी तीनों का टेल जो होना चाहिए वो सेम पॉइंट पे होना चाहिए। अब देखो आप एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहां पे R इक्वल टू दिया हुआ है 4 न्यूटन और 8 न्यूटन, इसका मतलब हुआ कि R जो है वो रिजल्टेंट है किसका, 4 न्यूटन और 8 न्यूटन का। तो देखो भैया इसमें पूछ रहा है क्या कि इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो अगर A B C तीनों में से अगर कोई एक है तो बताइए कौन होगा। तो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा कि द लाइन ऑफ रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन द लाइन ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहां पे आप डेफिनेटली एकदम बिग झटके में आप बता सकते हो, आप कमेंट करके नीचे जरूर बताना, फिर भी मैं आंसर मैं बता देता हूं, ये क्या है, ए, क्योंकि ए जो है दोनों वेक्टर के बीच में लाई कर रहा, इट्स वेरी सिंपल। तो याद हो गया, क्या पहला कंसेप्ट याद हुआ कि जब भी दो वेक्टर होंगे तो उसका रिजल्टेंट हमेशा कहां पे लाई करेगा, दोनों वेक्टर के लाइन के बीच में। इस बात को आप याद रखो। चलिए बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अभी हम लोगों ने सीखा था P को अगर इंक्रीज करते हैं तो लाइन ऑफ रिजल्टेंट इज ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर वेक्टर। अभी हम लोगों ने सीखा था, उसी कंसेप्ट को मैं लिख रहा हूं। द लाइन ऑफ रिजल्टेंट is always inclined towards a stronger vector. A stronger means which is larger in magnitude. जो मैग्नीट्यूड में लार्जर होगा उसके तरफ इंक्लाइंड होगा। यानी मेरे कहने, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि तीनों का टेल क्या होना चाहिए, एट द सेम पॉइंट, प्रोवाइडेड टेल ऑफ ईच वेक्टर is at same point, provided tail of each vector is at same point। तो इस कंसेप्ट को आप याद कर लो कि अगर दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट बीच में होगा और किसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, जो लार्जर इन मैग्नीट्यूड होगा। इट्स वेरी सिंपल। हमने यहां पे एक क्वेश्चन भी रख रखा है, देखो आप, वेक्टर आर इज इक्वल टू 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। ये है 6 न्यूटन और ये क्या है, 10 न्यूटन। अब देखो आप इस दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो एक बाइसेक्ट कर रहा है वेक्टर ए, एक इधर है बाइसेक्टर और 10 न्यूटन के बीच में बी, और एक तीसरा वेक्टर सी है 6 न्यूटन और बाइसेक्टर के बीच में। देन आर कौन होगा इसमें से, तीनों में से अगर कोई बोल दिया जाए कि इसी तीनों में से कोई एक रिजल्टेंट है तो कौन सा होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर वेक्टर, यानी ये बी जो है वो 10 के तरफ इंक्लाइन है। इसका मतलब यहां पे क्या आंसर होना चाहिए, बी। क्या आंसर होना चाहिए, बी, क्योंकि द रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर वेक्टर। लेकिन अब एक तीसरा सिचुएशन सोचो आप। तीसरा सिचुएशन क्या है कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का दे रखा है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तब किसके तरफ इंक्लाइन होगा, सिंपली दोनों के तरफ इक्वली इंक्लाइन होगा, यानी बीच से बाइसेक्ट करेगा। इस कंसेप्ट को भी मैंने लिख रखा है, देखो आप, इफ वेक्टर P is equal to vector Q then alpha is equal to theta by 2, where alpha was the angle between vector P and the resultant. Getting me or not? That is, the line of resultant always bisect the angle between the two vectors. लेकिन ये तभी पॉसिबिलिटी है जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब देखो, तो इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, देखो आप, ये 4 न्यूटन है, ये भी 4 न्यूटन है। अब रिजल्टेंट किधर होगा, द रिजल्टेंट वेक्टर इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, डेफिनेटली यहाँ पे दोनों के बीच में होगा, और दोनों के बीच में जो लाइन है वो वर्टिकली क्या है बच्चे, अपवर्ड है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो फिर से एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूं कि आपने क्या क्या सीखा। अगर दो वेक्टर है और दोनों का रिजल्टेंट है तो बीच में लाई करेगा, किसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, स्ट्रॉन्गर वेक्टर के तरफ इंक्लाइंड होगा। और
अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बीच में बाइसेक्ट करेगा, यही मैंने सिखाया है। चलो नेक्स्ट, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे कंसेप्ट की तरफ। हाँ, ये फिफ्थ में, चलो यहां फोर्थ मिसिंग है, कोई बात नहीं, मतलब इसको आप फोर ही समझो। अब देखो फोर्थ कंसेप्ट क्या है, आपने सीखा होगा कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल का मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो इस केस में रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम होता है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है बच्चे, P प्लस क्यू। अच्छा, अगर थीटा 180 हो, यानी एक वेक्टर इधर हो और एक वेक्टर इधर हो, तो इस केस में रिजल्टेंट हम लोग क्या लिखते हैं, P माइनस क्यू। क्या लिखते हैं, P माइनस क्यू। और इस केस में रिजल्टेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। चलो अब आगे बढ़ो। अब इसके ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, देखो आप, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, द पॉसिबल एक्सेलरेशन इज आर। देखो समझो, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और उसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक है 5 न्यूटन और एक है 6 न्यूटन, लेकिन इस दोनों के बीच में एंगल नहीं दिया है। तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना भी बता सकते हैं कि अगर आर रिजल्टेंट है किसका, 5 न्यूटन और 6 न्यूटन का, ये दोनों रिजल्टेंट है, तो आर का अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी 11 न्यूटन, यानी दोनों जब वेक्टर पैरेलल होगा। और जब एंटी पैरेलल होगा देन आर विल बी मिनिमम। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, 1 न्यूटन। अब देखो यहां पे पूछ रहा है द पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज आर। तो एक्सेलरेशन तो तुम्हें पता है कि फोर्स में अगर हम मास से डिवीजन कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो मास से इसमें डिवीजन कर दो, तो मास से जब डिवीजन करोगे तो ये वाला एक्सेलरेशन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन कितने कितने के बीच में लाई करेगा, मास का वैल्यू दे रखा है जी 2 kg, तो आप यहाँ पे 2 kg से डिवीजन कर दो, ये हो जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन इसके इसके बीच में लाई करेगा। तो जो भी ऑप्शन हमारा इसके इसके बीच में होगा दैट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पे 0.5 इसके बीच में है क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है क्योंकि इसके बीच में लाई कर रहा है, और 5 भी हो सकता है क्योंकि 5.5 से कम है। लेकिन ये नहीं हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारे एक्सेलरेशन के रेंज से बाहर आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो 7वां कंसेप्ट, 6 नंबर, क्लियर है कि नहीं, 6 नंबर। चलो अब 6 नंबर क्या है कि इफ P इज इक्वल टू Q एंड इज इक्वल टू F, यानी दोनों वेक्टर है उसको मेरे को ऐड करना है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, F है, and theta is equal to 60 degree. It means the angle between the two vector is 60 degree. Then we have to find the resultant. Just apply the formula p square plus q square plus 2pq cos 60 degree. और आप इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा f रूट 3। अब इसमें याद क्या रखना है, याद कर लो कि अगर दो वेक्टर है, आपके पास एक p है जो कि f के इक्वल है, एक वेक्टर q है जो कि f के इक्वल है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट बीच में पास करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, अभी हम लोगों ने सीखा था। तो और रिजल्टेंट कितने के बराबर होगा, f रूट 3 के बराबर होगा। और रिजल्टेंट यहां पे जो p के साथ एंगल बनाएगा डेट विल बी 30 डिग्री, q के साथ जो बनाएगा वो भी क्या होगा, 30 डिग्री। तो याद कर लिया, क्या याद किया कि अगर दो वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड का, दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट बीच से पास करेगा, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, f रूट 3। अब देखो अगर आप ये याद रखते हो तो कितना हमारा काम आसान हो जाता है, बिना सॉल्व किए हुए हम विद इन 30 सेकेंड आंसर कर सकते हैं। कैसे, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, थ्री कंसीडर 3 आइडेंटिकल चार्जेस of charge q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure। फिगर यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, आप टेंशन मत लो। एक यहां पे q है, एक यहां पे q है, एक यहां पे q है, और साइड लेंथ दे रखा है सपोज a दे रखा है, क्लियर है कि नहीं। अब पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर्स।
यानी अदर के कारण मेरे को बताना है कि कितना फोर्स होगा। तो अभी जो पीछे मैंने पढ़ा है उस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। देखो आप, इस दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। अब भैया ये क्यू इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर। कितना लगाएगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको मैं के लिख देता हूं, Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। ये चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, तुम खुद बोलो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो भैया, इस दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अभी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर के बीच में आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड हो और 60 डिग्री एंगल हो तो रिजल्टेंट हमेशा 20 से पास करेगा और उसका वैल्यू क्या होगा, f√3। अब जल्दी से खड़ाक से आंसर कर दो। खड़ाक से ये आ गया, एफ नेट इज इक्वल टू f√3। अब f का वैल्यू क्या दे रखा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये √3। कितना आसानी से आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप जाओगे वेक्टर में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा करोगे, तब तक नहीं। नीट में जो है या आजकल के किसी भी एग्जाम में हमारा स्पीड भी मैटर करता है। हम जितना प्रॉब्लम को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं उतना ही ज्यादा हमारा सिलेक्शन का चांस होता है। तो ये फास्ट स्पीड कैसे आता है, एक लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, और दूसरा जो भी आप पढ़े कंसेप्ट उसको समझ करके आप माइंड में एक कोने में उसको सजा करके रखो, यानी याद रखो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है वो फास्ट हो जाता है। चलो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू F और थीटा इक्वल टू 120। यानी पहले वाला सिचुएशन सेम है बट हमने एंगल यहां पे 120 कर दिया। cos 120 का वैल्यू -½ होता है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P स्क्वायर Q स्क्वायर 2pq cos 120। cos 120 का वैल्यू क्या होता है, -½ तो मैंने -½ पुट कर दिया। आप इसको सॉल्व करके देखो, ये F आ गया। अब इसमें याद क्या रखना कि अगर दो वेक्टर है, एक P इज इक्वल टू F, एक Q इज इक्वल टू F, और दोनों के बीच में एंगल 120, तो रिजल्टेंट बीच से पास करेगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, F होगा। बस मैंने याद कर लिया, 60 f√3, 120 ओनली F। चलो अब देखो, आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और आप इसका आंसर तुरंत कर देंगे। देखो, ये Q है, ये -Q है और ये Q है, ये Q है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है भैया, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। अब पूछ रहा है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स का मतलब जितने भी फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं सारे का वेक्टर सम, ठीक है कि नहीं। वेक्टर सम इज कंप्लीटली डिफरेंट। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखो एक लाइन में हो जाएगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये Q, ये वाला -Q इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा भैया, मैग्नीट्यूड लिखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वाला Q जो है, ये वाला जो Q है, इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहां पे रिपेल करेंगे तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप बुद्धि लगा करके अगर इस्तेमाल करें तो आपको इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। डेफिनेटली एंगल यहां पे क्या है, 120। क्या है, 120। अब इसका रिजल्टेंट ठीक बीच से पास करेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड का है तो रिजल्टेंट बीच से पास करेगा और F के ही इक्वल होगा, यानी ये F नेट हमारा F के इक्वल है और F का वैल्यू कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो कितने आसानी से हम कर रहे हैं, आप बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यानी ये वेक्टर का जो 15 रूल है, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। इफ P इक्वल टू Q इज इक्वल टू F एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सब कुछ सेम, केवल एंगल मैंने चेंज कर दिया 90 डिग्री। डेफिनेटली रिजल्टेंट cos 90 का वैल्यू 0 होता है। आप रिजल्टेंट निकाल करके देखो, पी स्क्वायर अब प्लस क्यू स्क्वायर, cos 90 के कारण थर्ड वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो ये f√2 चला आएगा और बीच से पास करेगा। इधर से पास करेगा, बीच से पास करेगा। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर एक फिर से क्वेश्चंस करते हैं। देखो आप इधर
ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू। क्या बोल रहा है? 4 आइडेंटिकल चार्जेस प्लस क्यू आर केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD. The edge length of a square is A. The force on charge kept at C. यानी पूछ रहा है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये मेरे को बताना है। ड्यू टू अदर 3 चार्जेस। डेफिनेटली देखो यहां पे यूज करो, ये क्यू इस क्यू के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वाला इधर लगाएगा, कितना लगाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ये किधर लगाएगा मेरे बच्चे? इधर लगाएगा। लेकिन यहां पे देखो ये ए तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा डायगोनल? A√2। तो वो क्यू इस क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। अब देखो अगर इसको आप F मानते हो, इसको F मानते हो, तो डेफिनेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं? F/2। यानी अब हमारे पास 3 वेक्टर है, ये एक F और ये एक F और एक बीच से पास कर रहा है जो कि 45 डिग्री होगा। क्यों 45 होगा? क्योंकि ये 45 है और फोर्स ऑपरेट एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो लगाते हैं वो किधर लगाते हैं? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। तो ये भी क्या हो जाएगा? 45। अब देखो ये F/2 है। अब ये F अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड का 90 डिग्री पे इंक्लाइन होगा तो इस दोनों को हम कट करके क्या लिख सकते हैं इसके बदले? यानी इसका रिजल्टेंट F√2। और केस फर्स्ट में हम लोगों ने सीखा था कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो जस्ट वी हैव टू ऐड देयर मैग्नीट्यूड। तो हियर F net इज इक्वल टू व्हाट? F/2 प्लस F√2। तो यहां पे आप F कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा? हाफ प्लस √2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जस्ट यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो कितने आसानी से कर पा रहे हैं, यानी वेक्टर के कंसेप्ट को आप याद रखो, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक बहुत ही स्मार्ट हो जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब देखो अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है देन क्या होगा, इसको भी याद कर लो कि अगर ये P है ये Q है, यहां पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं दे रखा है तो डेफिनेटली रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। थर्ड टर्म एंगल 90 डिग्री होने के कारण 0 हो जाएगा, तो ये आ गया। अच्छा यहां पे अगर कोई एक एंगल ये वाला या ये वाला कोई निकालना रहा, जैसे tan अल्फा, तो दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो tan अल्फा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये लिखना होता तो P/Q लिखते। क्लियर है कि नहीं? अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके ऊपर भी मेरे पास एक क्वेश्चन है। इफ F इज इक्वल टू दिस वन, then find the net force on charge Q placed at A and angle made by net force with vertical। ठीक है कि नहीं? यानी इस चार्ज के ऊपर फोर्स बताना है कि कितना लग रहा है और कितना लग रहा है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और वर्टिकल से ये कितना एंगल बनाएगा, ये मेरे को बताना है। देखिए भैया जरा सा समझते हैं। ये चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जिसका वैल्यू F दे रखा है। ये वाला चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन डाउनवर्ड में फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा? के 2Q स्क्वायर, यानी जितना आपको दिखाई दे रहा है इससे डबल, यानी यहां पे 2F। अब इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो डेफिनेटली रिजल्टेंट जो है वो किधर पास करेगा? बीच से पास करेगा। और ये रिजल्टेंट जो होगा वो कितने के बराबर होगा? √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यानी F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर। इस दोनों, एक को P मान लिया एक को Q मान लिया, तो ये कितना आ गया? √5 इंटू F, इतना आ गया। अब पूछ रहा है कि ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, तो देखो ये F है और ये 2F है, तो वर्टिकल से ये एंगल मान लो कि थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं? बोलो। परपेंडिकुलर यानी F अपॉन ये 2F, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। ये एंगल हम कुछ जानते नहीं क्योंकि हम वैल्यू किसका याद रखते हैं? √3 का, 1 का, 1/√3 का। हाफ तो आपने कहीं पढ़ा नहीं है, तो आप इसी फॉर्म में इसका आंसर कर देना। यानी वर्टिकल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कितना एंगल बना रहा है? tan इनवर्स हाफ। गेटिंग मी और नॉट? अब चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। 15
पेज नंबर 15 है, कंसेप्ट नंबर 11। अब देखो ये भी कंसेप्ट याद रखो, ठीक है ना बच्चे। क्या कंसेप्ट, अगर बहुत सारे वेक्टर, अगर एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, यानी सारे वेक्टर को ऐड करो वन बाई वन, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल करके ऐड करो, अगर वो एक क्लोज लूप बनाता है तो सारे का रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर जैसे देखो ये आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड का फोर्स है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट इसका जीरो होगा, ये तो सब जानते हैं। अगर तीन फोर्स है आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड का और तीनों एक पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, लेकिन तीनों के बीच में, हर दो के बीच में एंगल 120 120 120 है, तो इस केस में इस तीनों वेक्टर को यूज करके आप एक ट्रायंगल बना सकते हो जो कि एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा। यानी यहां पे एफ नेट क्या होगा, जीरो, यहां पे भी एफ नेट जीरो होगा, यानी नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स। ये तो देखने से ही पता चल रहा है, ये एफ ये एफ ये एफ ये एफ, सबके बीच में 90 डिग्री एंगल। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो यहां पे 5 फोर्स है, 1 2 3 4 5, सबका मैग्नीट्यूड आइडेंटिकल है और ये सब 72 डिग्री पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना। 72 डिग्री, हर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 72 डिग्री। तो इस केस में भी तुम एक पेंटागोन बना सकते हो ये 5 वेक्टर को यूज करके, और वो एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में भी एफ नेट क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आप याद कर लो कि बहुत सारे फोर्स अगर हो आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड का हो और हर दो कंजिक्यूटिव वेक्टर के बीच में अगर एंगल आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अब ऐसा याद रखते हैं तो इससे हमारा काम कितना आसान हो जाता है, आपको देखो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में पता चलेगा। If four identical charge particles of charge q each are kept at the vertices of a regular pentagon, then force acting on charge minus q kept at the center of pentagon each क्या होगा, ये बताना। Here r is the distance of vertex from the center of pentagon। देखो प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, पहले ये समझ लो कि ये एक पेंटागोन है, इसके केवल 4 वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है, क्लियर है कि नहीं, एक पे नहीं रखा हुआ, और सेंटर पे माइनस क्यू है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस आर है। तो इसके ऊपर मेरे को बताना है कि कितना नेट फोर्स होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम बनाएंगे, बहुत ही आसान से। आप यहां पे एक पेंटागोन बना लो, सबके ऊपर चार्ज रख दो, सबके ऊपर आपने चार्ज रख दिया। अब यहां सेंटर पे माइनस क्यू रखो, क्लियर है कि नहीं, माइनस क्यू मैंने रखा। तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन, इधर फोर्स होगा, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। ये 5 फोर्स है और पांचों का मैग्नीट्यूड आइडेंटिकल है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, आप खुद बोलो, डेफिनेटली जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। यानी 5 आइडेंटिकल फोर्स है और इक्वली इंक्लाइंड है एक दूसरे से, तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब आप देखो, अब इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं हम लोग कि अगर एक रेगुलर पॉलीगोन है और उसके वर्टेक्स पे आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ है, तो जो सेंटर पे जो चार्ज होगा उसके ऊपर हमेशा नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इसको आप याद कर लो। चलो अब देखो, आप यहां पे इस कंसेप्ट को मैंने पढ़ लिया। अब देखो यहां पे चार्ज नहीं है, लेकिन अगर यहां पे भी चार्ज होता तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होता, जीरो। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे एक क्यू रखते हैं और एक माइनस क्यू रखते हैं, क्योंकि क्यू और माइनस क्यू को मिलाएंगे, ऐड करेंगे तो जीरो ही होगा। अब देखो भैया इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अब ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये 5 5 मिल के नेट फोर्स क्या कर देगा, जीरो। तो अब बच केवल गया, क्या गया, अब बच केवल गए यहां पे माइनस क्यू और यहां पे माइनस क्यू, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और नेट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, और ऊपर कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो देख रहे हैं वेक्टर पढ़ने से हमारा काम कितना आसान हो जाता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, आप लोगों ने सीखा होगा
कि एक वेक्टर को हमेशा हम दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, अक्सर आप करते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो दो कंपोनेंट में आप ब्रेक कर रहे हो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होना चाहिए। रेक्टेंगुलर मींस कि दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। यानी इस वेक्टर को काट करके जो काम ये वेक्टर करेगा वो काम इसका दोनों कंपोनेंट करेगा। यानी इसके बदले मैं ये दोनों लिख सकता हूं जरूरत पड़ने पे। क्लियर है कि नहीं? जैसे हम क्या कहते हैं, बड़े बड़े काम जो करते हैं घर में अकेले, तो उसमें टाइम टेकिंग ज्यादा होता है, लेकिन अगर काम को बांट देते हैं तो हमारा काम क्या होता है, आसान होता है। उसी तरह से एक वेक्टर को जब दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं तो हमारा सॉल्विंग टेक्निक जो है वो आसान हो जाता है। इसीलिए अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं। तो याद कर लो कि अगर एक वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना है तो हम इस तरीके से करते हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या मिलने वाला है। देख, यहां पे 3 चार्जेस -q +q, ये JEE मेन में आया हुआ है क्वेश्चन 2003, पता नहीं कब आया है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। -q +q and -q3 are placed as shown in figure. The x component of force on -q is proportional to, नहीं पूछ रहा है कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा उसका x कंपोनेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा। वहां पे 4 ऑप्शन था, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हम बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों में क्या होगा भैया, रिपल्सन। कितना फोर्स का वैल्यू होगा, जल्दी से खुद आप बता दो, के Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर। क्या होगा, के Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ यूज करके मैंने कर दिया। अब देखो अगर आप बोलो कि ये थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। चलो बाद में हम लोग कर लेंगे। अच्छा, इस दोनों चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी इधर फोर्स होगा, कितना होगा भैया, के Q1 Q2 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस शायद b दिया हुआ है तो इसको b स्क्वायर कर दो, ये डिस्टेंस शायद b है तो आप b स्क्वायर कर देना। अच्छा, हमसे पूछा है कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, तो ये देखो ये फोर्स तो ऑलरेडी x एक्सिस के तरफ है तो इसको ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये फोर्स हमारा जो दिखाई दे रहा है ये ना x एक्सिस के तरफ है ना y एक्सिस के तरफ है, तो हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक इधर एक बाई एक्सिस की तरफ। लेकिन इसका मुझे कोई काम है नहीं क्योंकि मेरे से पूछा है x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो जब इसका आप इधर कंपोनेंट लोगे तो ये कितना आ जाएगा, के Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, के Q1 कॉमन दिख रहा है, यानी Q2 अपॉन बी स्क्वायर Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा शायद AC के प्रोपोर्शनल होगा। आप ऑप्शन में ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। मैंने बता दिया है, ये JEE मेन में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2003 में शायद, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, उस समय AI ट्रिपल ही होता था, उसी समय ये पूछा हुआ है, आप एक बार देख लेना। लेकिन JEE मेन का क्वेश्चन है। अब सर, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप देखो 13 नंबर कंसेप्ट, ये 2f cos थीटा, ये f नेट, ये कह रहा है क्या कि अगर दो आइडेंटिकल फोर्स हो और दोनों ये थीटा थीटा ये एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, तो आप इस f को दो कंपोनेंट में ब्रेक करो। इधर क्या, f cos थीटा, इधर क्या होगा, f sin थीटा। इसको भी दो कंपोनेंट में ब्रेक करो, f cos थीटा, f sin थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो नेट फोर्स किधर होगा, बीच में होगा। पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर दो फोर्स आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड का होगा तो रिजल्टेंट बीच में पास करेगा, बट इट विल हाउ मच इट इज एक्चुअली 2f cos थीटा। तो इसको याद कर लो कि अगर दो फोर्स है दोनों के बीच में 2 थीटा एंगल है तो रिजल्टेंट कितना होगा, 2f cos थीटा। क्लियर है नहीं? अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है और ये वाला एक स्मॉल Q चार्ज ये रखा हुआ। अब इसके ऊपर पूछ रहा है कि नेट फोर्स कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसके कारण हम फोर्स लिखेंगे, इसके कारण हम फोर्स लिखेंगे, ठीक है कि नहीं, और इसके कारण फोर्स लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट ये बीच से पास करेगा। इसको आप थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, तो एफ नेट कितना हो जाएगा आप बता दो तो 2f cos थीटा। अब चलो बारी बारी से सारे वैल्यू पुट करो। एफ फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस,
तो ये f कितना हो जाएगा, k क्यू क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये इतना ही आ जाएगा। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, देखो भैया अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है कि नहीं? तो वेक्टर पढ़ने से आप देख रहे हैं क्या कि हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो आप जरूर ये 15 कंसेप्ट को याद रखो। चलो अब लास्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। 14 नंबर, नहीं एक और है। चलो अब देखो, ये हमारे पास 4 फोर्स ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना। एंगल तो देखने से पता चल रहा है इस दोनों के बीच में 90 90 90 90। अब बोल रहा है क्या कि अगर ये चारों का रिजल्टेंट अगर जीरो है, क्या है, चारों का रिजल्टेंट जीरो है, तो इस केस में आप इसके मैग्नीट्यूड को इसके साथ बैलेंस कर सकते हो, इसके मैग्नीट्यूड को इसके साथ बैलेंस कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? ये पहले भी पढ़ा है कि चार फोर्स आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड का अगर होता है इस कंडीशन में तो उसका रिजल्टेंट जीरो है। तो यहां बोल दिया है कि इसका रिजल्टेंट जीरो है। रिजल्टेंट जीरो तभी पॉसिबल होगा जब ये इसका मैग्नीट्यूड सेम, इसका और इसका सेम। अब देखो, अब हमारे पास जनरली क्वेश्चन क्या आते हैं कि दो फोर्स 90 डिग्री पे होगा, क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, और तीसरा फोर्स इधर है जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब इस तीनों का रिजल्टेंट जीरो है। अब तुमसे पूछेगा कि इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं, वो तुमको हम बताते हैं। अगर ऐसा तुमको कहीं पर भी दिखाई दे तो 90% प्रॉब्लम में हम लोग किस तरह से इसको प्रोसीड करते हैं वो मैं तुमको सिखा रहा हूं। अब देखो, ये F1 है, ये F2, तो जो 90 डिग्री पे है उसको आप छोड़ दो, लेकिन ये काम कब करेंगे, जब तीनों फोर्स का जीरो होगा। जैसे कोई दिया रहेगा कि कोई चार्ज पार्टिकल है या कोई बॉडी है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, यानी वो इक्विलिब्रियम में है, और दो फोर्स परपेंडिकुलर होगा, एक तीसरा वाला कुछ इस तरीके से होगा। तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। आप देखो, F3 को दो कंपोनेंट में आप ब्रेक कर दो। इधर क्या हो जाएगा, F3 cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, F3 sin थीटा। अब F3 को आप कट कर दो तो ये बिल्कुल इसके जैसा बन गया, यानी हम इसके मैग्नीट्यूड को F1 के साथ बैलेंस कर देंगे और इसके मैग्नीट्यूड को F2 के साथ बैलेंस कर देंगे। अब इसमें जनरली थीटा मेरे को निकालना रहता है तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, ठीक है कि नहीं। अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहता है तो स्क्वायरिंग एडिंग कर देंगे, तो हमारा काम बिल्कुल ये आसान ये हो जाएगा। अब चलो देखो, इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉब्लम लिख रखा है। देखो, जनरली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये प्रॉब्लम है बहुत सारे जगह पे, ऐसा कम से कम पूरे फिजिक्स में इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग 10-15 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और सब में हम यही काम करते हैं। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। ये बोलेगा ये चार्ज दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो बताओ कि ये थीटा एंगल क्या होगा, इसमें टेंशन कितना होगा। तो देखो भैया, इसके ऊपर नीचे एक फोर्स mg लगेगा, एक कोलंबियन फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एक इधर टेंशन। तो देखो, ये पहले वाले जैसे सिचुएशन जैसा मैच किया कि नहीं किया, दो परपेंडिकुलर है और इधर है, और इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी को दो कंपोनेंट में ले लेंगे, इधर ये टी कॉस थीटा थीटा थीटा, तो इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा को हम बैलेंस कर देंगे ये कोलंबियन फोर्स से, और टी कॉस थीटा को हम बैलेंस कर देंगे mg से। अब अगर मुझे थीटा निकालना है तो हम tan थीटा यानी रेशियो ले लेंगे, तो ये f अपॉन mg आ जाएगा। एक जगह मैंने आपको दिखाया, यहां पे भी देखो, एक रहेगा कि मेटालिक प्लेट है, चार्ज प्लेट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे एक बॉल है जिसका मास m है और चार्ज इसके ऊपर q है, और ये थीटा पूछेगा कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें भी वही काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ये QE, नीचे mg, इधर टेंशन। क्लियर है कि नहीं। अब ये दो फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, टेंशन इधर है, ये इक्विलिब्रियम में है, यानी तीनों का रिजल्टेंट जीरो होगा। तो ये थीटा, इसका कंपोनेंट ले लो टी कॉस थीटा, इधर कितना टी साइन थीटा, तो टी कॉस थीटा को इसके साथ बैलेंस कर दो, इसके साथ बैलेंस कर दो और सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो आप, अगर आप सीख लेते हैं उस कंसेप्ट को तो उसके बेसिस पे आपका 10-15 प्रॉब्लम, क्योंकि देखो, जो IIT की तैयारी करते हैं उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए ये चटनी जैसा लगता है।
लेकिन जो नीट के प्रिपरेशन करते हैं वो मैथ में थोड़ा वीक होते हैं, तो वो अक्सर कंफ्यूज करते रहते हैं कि यहाँ पे क्या किया, वहां पे क्या किया। और फिजिक्स में जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं वो बता देते हैं कि तुम यही काम कर रहे हो भैया, हर जगह पे यही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने तुमको बता दिया कि 10-15 जगह पे हम पूरे फिजिक्स में इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। उसमें 2 परपेंडिकुलर होगा, तीसरा इधर होगा, और रिजल्टेंट 0 होगा। तो तीसरे वाले को आप 2 कंपोनेंट में ब्रेक करो, बैलेंस करो, रेशियो लो, स्क्वायरिंग एडिंग करो, उसके हेल्प से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये 15 नंबर कंसेप्ट, ये देखो दिया रहेगा कि बहुत सारे फोर्स एक बॉडी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। तो आप रिजल्टेंट फोर्स बताओ, आंसर कर देना। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बदमाशी करता है। बदमाशी क्या करता है, आप देखो रहेगा क्या कि नेट फोर्स है, तो वो नेट फोर्स नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, नेट फोर्स अलोंग द लाइन एक्स डैश बाई डैश कितना होगा, ये मुझे बताओ। क्लियर है कि नहीं, अलोंग द लाइन एक्स वाई, सॉरी ये अलोंग द लाइन एक्स वाई, क्लियर है कि नहीं। तो आप इसका क्या करना, जो नेट फोर्स होगा उसका आप एक्स वाई के अलोंग कंपोनेंट ले लेना, यानी एफ नेट कॉस थीटा। अब पूछेगा कि एक्स डैश बाई डैश लाइन के अलोंग कितना फोर्स होगा, तो आप यहां पे देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो एफ नेट कॉस 90 यानी 0 आ गया। क्लियर है कि नहीं। यानी आपसे देखो एक पूछा कि नेट फोर्स बताइए, आंसर, लेकिन दूसरा क्या पूछ रहा है, नेट फोर्स मत बताओ, नेट फोर्स अलोंग दिस लाइन। तो जो नेट फोर्स तुम्हारा आंसर आएगा आप उसका उधर कंपोनेंट ले लेना। जैसे देखो एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो एम्स वाले ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए एम्स वाला क्या क्वेश्चन है, 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in figure. The force experienced by the charge placed at the vertices A in a direction normal to BC. देखो अब थोड़ा सा यहां बदमाशी कर रहा है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली इसमें सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को यहाँ पे केयरफुल्ली पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। कैसे, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग कर देता हूं। देखो आप इधर ये ऐसे 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 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं कर देता हूं। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो पूछ रहा है इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी, यानी बीसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, यानी इस लाइन के अलोंग फोर्स पूछ रहा है। ठीक है कि नहीं, इस लाइन के अलोंग फोर्स पूछ रहा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा सा देखिए आप, ये प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। कितना लगाएगा बताओ आप, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये प्लस क्यू के ऊपर इस दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो फोर्स किधर लगेंगे, इधर। कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, सेम है। और एंगल कितना है, ये भैया 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल है। तो इसका रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इस दोनों वेक्टर के बीच से पास करेगा, और कितने के बराबर होगा, एफ के बराबर। क्यों एफ के बराबर होगा, आप खुद मुझे बता दो। क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 120 है। हम लोगों ने पढ़ा था अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड का अगर 120 पे इंक्लाइंड है तो उसका रिजल्टेंट एफ के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो एफ के इक्वल हुआ, ये नेट फोर्स आया, बात समझ में कि नहीं, ये नेट फोर्स एफ के इक्वल ये हो। अब आप देखो जरा सा हम थोड़ा सोचते हैं, यहां से देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, हमको इसी लाइन के लॉन्ग फोर्स बताना है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो भैया ये 120 है, 20 से पास कर रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब देखो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो नेट फोर्स हमारा है और जो बीसी लाइन है, नॉर्मल टू बीसी जो है, ये लाइन जो है वो क्या है, नॉर्मल टू बीसी। इस दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री। तो हमसे यहां पे नेट फोर्स नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
नेट फोर्स इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी, तो वी विल टेक हियर कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट, नेट फोर्स का, किधर, अलोंग बीसी, यानी cos 90, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पे वो स्टूडेंट गलती करेंगे जो कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते नहीं। तो आप सबसे, स्टूडेंट से विनम्र निवेदन है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, नहीं तो फिर आपका वो +4 मार्क्स घर पे जोड़ते जोड़ते आओगे, लेकिन वो घर पे आते आते आपका कोई एक्सपर्ट आदमी मिल जाएगा रास्ते में, बोलेगा ये तो तुमने गलत कर दिया है, वो तुरंत -5 में बदल जाएगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से याद रखो। अगर ये सारे कंसेप्ट से अगर आपको फायदा होता है तो आप मुझे कमेंट करना। इसी तरह से मैं बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपके सामने लाता रहूँगा, जिससे आपका हेल्प होगा। कम समय में आप बड़े बड़े प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, खास करके नीट और JEE के स्टूडेंट। चलिए, ओके, आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।